स्टूडेंट्स, आज हम देखिए जो रुदरफोर्ड रुदरफोर्ड एक वैज्ञानिक था। रुदरफोर्ड ने देखिए एक नाभिकीय परमाणु की प्रतिकृति बनाई थी 1911 में। देखिए अर्नेस्ट रुदरफोर्ड, इन्होंने उनके प्रसिद्ध सुपरन विकिरण प्रयोग से परमाणु के अंतर्भाग को समझने का प्रयास किया और सन 1911 में परमाणु का नाभिकीय प्रतिकृति प्रस्तुत किया। मतलब जो परमाणु होते हैं, जो छोटा जो घटक होता है, उसको समझाने के लिए उन्होंने परमाणु के ऊपर नाभिकीय प्रक्रिया की थी, उसके केंद्र के ऊपर, जो 1911 में उन्होंने किया था। और उसकी प्रतिकृति कैसे होती है वो भी वहाँ पर उन्होंने समझाने का कोशिश किया था। देखिए हुआ क्या था कि रुदरफोर्ड ने सोने की अत्यधिक पतली पन्नी, यानी मोटाई जिसकी लगभग 10 का -4 माइक्रोमीटर लेकर उस पर रेडियोधर्मी तत्व से उत्सर्जित होने वाला धनावेशित कण, यानी जिसको अल्फा कण बोलते हैं, उसकी बौछार की। सोने की पन्नी को चारों ओर लगाए गए पर्दे पर उन्हें प्रतिमा प्राप्त हुई। परमाणु में धन आवेशित द्रव्यमान का वितरण सर्वत्र एक समान होगा तो धनावेशित कणों का पन्नी से परिवर्तन होगा, ऐसी अपेक्षा थी। लेकिन अनिश्चित रूप से क्या हुआ कि अधिकांश अल्फा कण पन्नी के आर पार सीधे चले गए और कुछ कण मूल मार्ग से न्यून कोण पर विचलित हुए और उससे भी कम जो अल्फा कण के अधिक से विचलन हुआ। और आश्चर्य कि 20,000 में से एक अल्फा कण मूल मार्ग से विपरीत दिशा में उछला हुआ उनको दिखाई दिया। मतलब देखिए ये यहाँ पे एक सोने का वहाँ पे उन्होंने क्या किया, एक पन्नी लिया था और ये प्रतिबिंबित एक जो पर्दा है और उसमें से क्या किया पता है कि अल्फा कण वहाँ से उत्सर्जित हो रहे। तो जब उन्होंने वहाँ पे बौछार किया तो उसकी प्रतिक्रमा वहाँ पे क्या हो गई, दिखाई दी। और बड़ी संख्या में देखिए आर पार गए कण यह दर्शाते हैं कि उनके मार्ग में कोई भी रुकावट नहीं है। अभी देखो यहाँ से जो किरणें, उत्सर्जित किरणें यहाँ पे सोने से पतले से मतलब आर पार हो गए, तो यहाँ पे मतलब इनके लिए कोई भी वहाँ पे रुकावट नहीं है। इसका अर्थ है कि ठोस अवस्था वाली पन्नी के परमाणु के बीच बहुत सी जगह होनी चाहिए। जिन कणों का न्यून कोण या अधिक कोण में विचलन हुआ उनके मार्ग में मतलब रुकावट आई है। इसका अर्थ है कि रुकावट उत्पन्न करने वाला परमाणु का धन आवेशित ठोस भाग परमाणु के मध्य में था। इस आधार पर रुदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय प्रतिकृति मतलब प्रस्तुत वहाँ पे किया। जिसमें देखिए यहाँ पे जो रुदरफोर्ड का जो परमाणु प्रतिकृति है, मतलब देखिए कोई एकदम सीधा जा रहा है, किसी का विचलन हो रहा है तो टेढ़ा हो रहा है, तो कोई पीछे की आ रहा है। तो ये सब जो है वहाँ पे जो किरणें होती है, जो अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें जो होती है, ये जब 9th में जाएंगे ना तो आप भी उसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो ये गामा किरणों का होता है। डिटेल्स में देखिए वहाँ पे उन्होंने बताया है कि परमाणु के केंद्र स्थान पर देखिए धनावेशित नाभिक होता है, तो एक बीच में उसके नाभि होती है जो धनावेशित हो है। परमाणु के करीब कर देखिए संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में ही समाविष्ट होता है। तो जो परमाणु होता है, जो तत्व होता है ना, उसका जो पूरा द्रव्यमान होता है ना, वो उसके नाभिक में ही मतलब समाविष्ट होता है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन नामक ऋणावेशित कण भी परिभ्रमण करते हैं। मतलब जो नाभिक होता है ना, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन नामक जो ऋणावेशित कण होते हैं वो भी उसके आजू बाजू में घूमते रहते हैं। सभी इलेक्ट्रॉन का एकत्रित ऋण आवेश यह नाभिक पर स्थित धनावेश के बराबर होने के कारण विजातीय आवेशों का संतुलन होकर परमाणु यह विद्युत दृष्टि से उदासीन होता है। मतलब जो धनावेशित होता है जो प्रोटॉन बोलते हैं और जो ऋणावेशित होता है जो इलेक्ट्रॉन, दोनों की संख्या समान होती है। इसकी वजह से ये प्लस और माइनस दोनों समान होने की वजह से जो आवेश का जो संतुलन हो जाता है और वहाँ पे भी विद्युत दृष्टि से क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। मतलब ना तो धन होता है ना तो ऋण होता है। परिभ्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन और परमाणु नाभिक के बीच वहाँ पे रिक्त जगह होती है। जो परिभ्रमण करने वाला इलेक्ट्रॉन और जो परमाणु का जो नाभिक होता है ना, दोनों के बीच में आपको खाली जगह वहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो देखिए कि वृत्ताकार कक्षा में देखिए परिभ्रमण करने वाले विद्युत आवेश इस वस्तु की ऊर्जा वहाँ पे कम हो जाती है, ऐसा भौतिक शास्त्र का प्रस्तावित नियम है। इस नियम के अनुसार रुदरफोर्ड ने प्रस्तुत किए गए प्रतिकृति प्रमाण अस्थायी होता है, परंतु वास्तव में रेडियोधर्मी परमाणु के अतिरिक्त तो अन्य सभी परमाणु में स्थायी भाग होता है। रुदरफोर्ड ने परमाणु प्रतिकृति या त्रुटि नील्स बोर इन्होंने सन 1913 में प्रस्तुत किए गए प्राकृतिक प्रतिकृति से दूर होगी। मतलब जो रुदरफोर्ड ने यह प्रतिकृति बनाई थी, तो प्रतिकृति में क्या हुआ था पता है कि ये जो नील्स बोर है वैज्ञानिक है, उन्होंने क्या किया, उसमें कुछ दोष निकाले, कुछ गलतियां निकाली। लेकिन जब ये नील्स बोर ने एक नियम जो प्रतिकृति है प्रकृतित किया 1913 में, तो जो भी ये रुदरफोर्ड की कुछ गलतियां थी, ठीक है, कुछ त्रुटि थी, वो वहाँ पे क्या की गई है, दुरुस्त की गई है। क्या किया गया था देखिए, अब ये बोर का स्थायी कक्षा परमाणु प्रतिकृति है जो 1913 में बनाया गया था। सन 1913 में देखिए डैनिश वैज्ञानिक नील्स बोर ने स्थायी कक्षा परमाणु प्रतिकृति प्रस्तुत करके परमाणु का स्थायी भाव स्पष्ट किया। और बोर के परमाणु प्रतिकृति के महत्वपूर्ण आधार तत्व देखिए इस प्रकार से है। पहला देखिए,
परमाणु के नाभिक के चारों ओर परिभ्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन नाभिक से विशिष्ट दूरी पर होने वाले समकेंद्रीय वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं। मतलब देखिए जो डॉट डॉट आपको दिखाई दे रहा है ना, तो ये बीच में जो मतलब उसका जो नाभिक होता है ना, कि इससे मतलब जो समान विशिष्ट दूरी पे वो क्या करते हैं, मतलब वृत्ताकार आकार में ही वो परिभ्रमण करते हैं, वृत्ताकार आकार में परिभ्रमण करते हैं। तो जैसी कक्षा होती है उसके हिसाब से वो ऐसे जो वहाँ पे वृत्त दिखाई दे रहा है इसी के अनुसार वो परिभ्रमण कर लेते हैं। फिर सेकंड देखिए, विशिष्ट कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा देखिए स्थिर होती है। तो जो भी इलेक्ट्रॉन होता है ना उसकी ऊर्जा हमेशा स्थिर होती है। और इलेक्ट्रॉन भीतरी कक्षा से बाहरी कक्षा में छलांग लगाकर आते समय अंतर के बराबर ऊर्जा अवशोषित कर लेता है और बाहरी कक्षा से भीतरी कक्षा में छलांग लगाकर आते समय अंतर के बराबर ऊर्जा अवशोषित कर लेता है। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होता है इलेक्ट्रॉन जो प्रोटॉन्स होते हैं तो दोनों में ऊर्जा कैसे होती है, समान लगती है। यानी कि समय अंतर के बराबर ऊर्जा अवशोषित भी कर लेता है और बाहर कक्षा से भीतरी कक्षा में जो छलांग लगाता है तो उस समय भी अंतर के बराबर ही ऊर्जा क्या कर लेता है, उत्सर्जित कर लेता है। या तो बाहर आते समय या तो अंदर प्रवेश करते समय उतनी ही ऊर्जा वहां से क्या करेगा, वो उत्सर्जित करेगा। परमाणु की संरचना देखिए क्या होती है। नाभिक और नाभिक का बाहरी भाग इनसे मिलकर परमाणु बनता है। तो देखिए नाभिक मतलब जो केंद्र बिंदु होता है और नाभिक के बाहर वाला भाग, तो ये दोनों मिला के देखिए क्या होता है कि ये परमाणु की संरचना बनती है। तो इनमें देखिए 3 प्रकार के उपपरमाणु कण का समावेश होता है। तो इस परमाणु के अंदर भी तीसरे मतलब 3 कण होते हैं दूसरे, तो वो कण उसमें समाविष्ट होते हैं। तो वो कण कौन से है देखिए, पहला देखिए केंद्रक। परमाणु का केंद्र देखिए धन आवेश होता है। परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान देखिए नाभिक में ही समाविष्ट होता है। केंद्रक में 2 प्रकार के उपपरमाणु होते हैं। एकत्रित रूप से उन्हें न्यूक्लियन कहा जाता है। जो सबसे पहला होता है प्रोटॉन और दूसरा होता है न्यूट्रॉन। ये न्यूक्लियन के 2 प्रकार हैं। तो प्रोटॉन क्या होता है देखिए कि प्रोटॉन यह परमाणु के नाभिक में स्थित धनावेशित उपपरमाणु कण है। प्रोटॉन मतलब जो तत्व होता है ना, जैसे मान लीजिए सोना है, तो सोने के अंदर क्या है कि उसका एक आकृति होता है, उसके अंदर वो छुपा हुआ रहता है, तो जिसे हम केंद्र कहेंगे, यानी कि उसको वैज्ञानिक भाषा में नाभिक कहते हैं। तो नाभिक पर जो धनावेश होता है ना, ये उसमें स्थित प्रोटॉन के कारण होता है। प्रोटॉन को जो है देखिए हमेशा P इस अक्षर द्वारा दर्शाते हैं और प्रत्येक प्रोटॉन पर स्थित धनावेश यानी +1 E होता है। यानी +1 E बराबर देखिए उसका मान क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन मतलब होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। ठीक है, तो ये कूलाम होता है। अतः नाभिक पर स्थित कुल आवेश धन E इस इकाई में व्यक्त करने पर उसका परिणाम नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। मतलब जो भी ये मान वहाँ पे दिखाया जा रहा है ना, तो नाभिक में जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होता है, यानी जो E का मान होता है, उसके हिसाब से वो दोनों वहाँ पे क्या हो सकते हैं, समान होते हैं और समान रहते ही है, उसमें कोई फर्क नहीं होता है। और परमाणु नाभिक में स्थित प्रोटॉन की संख्या उस तत्व का परमाणु क्रमांक होता है, उसे Z अक्षर द्वारा दर्शाते हैं। मतलब जो परमाणु क्रमांक मान लो 10 है तो देखिए उसका तत्व मतलब जो प्रोटॉन भी होता है ना वो 10 ही होता है और इलेक्ट्रॉन भी 10 ही होता है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और उसका परमाणु क्रमांक, ये तीनों चीज़ें क्या होती है, हमेशा समान होती है। और एक प्रोटॉन का वस्तु अगर और वो जो परमाणु क्रमांक होता है ना उसे Z अक्षर द्वारा दर्शाते हैं। जो भी परमाणु क्रमांक रहेगा ना उसे कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं, Z इस वस्तु मतलब अक्षर द्वारा दर्शाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, एक प्रोटॉन का वस्तुमान सुमार देखिए 1 U यानी यूनिफाइड एक मास है, इतना होता है। यानी कि 1 डाल्टन अर्थात 1 U बराबर 1.66 × 10⁻27 ग्राम इतना होता है। यानी हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान भी लगभग 1 U मतलब एक यूनिफाइड मास होता है। ये हाइड्रोजन का एक परमाणु का द्रव्यमान। फिर देखिए न्यूट्रॉन में देखिए वहाँ पे न्यूट्रॉन यह देखिए विद्युत आवेश की दृष्टि से उदासीन उपपरमाणिक होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन को n इस अंक संख्या द्वारा दर्शाते हैं। नाभिक में स्थित न्यूट्रॉन संख्या के लिए n इस अक्षर का उपयोग में किया जाता है। 1 U इतने परमाणु द्रव्यमान वाले हाइड्रोजन का अपवाद छोड़कर बाकी सभी तत्वों में परमाणु नाभिक न्यूट्रॉन में होते हैं और एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग 1 U ही होता है, अर्थात करीब करीब प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। मतलब ये देखिए जो न्यूट्रॉन होता है ना, न्यूट्रॉन एक ऐसा होता है उदासीन दृष्टि मतलब ना तो वो धनात्मक होता है ना तो ऋणात्मक होता है। तो ये एक उदासीन एक उपपरमाणिक होता है जिसे n अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है। उसके बाद में देखिए नाभिक का देखिए अभी बाहरी भाग, अंदर में देखिए अगर हम देखेंगे अंदर में देखिए न्यूट्रॉन और ये प्रोटॉन्स होता है जो केंद्र के अंदर होता है।
तो बाहरी भाग में देखिए क्या होता है कि परमाणु की संरचना में देखिए नाभिक के बाहरी भाग में भी परिभ्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन और नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन इनके बीच रिक्त स्थान का समावेश होता है। जो नाभिक के क्या होता है, बाहर होता है। नाभिक के अंदर वाला तो हमने अध्ययन किया। तो नाभिक के बाहर अगर हम देखेंगे, देखिए वहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है जिसे E- इस अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है। इलेक्ट्रॉन यह ऋणावेशित होने की वजह से इसमें E- ऐसे लिखा जाता है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर इकाई ऋणावेश -1 E ऐसा लिखा जाता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान से 1800 गुना कम है। तो देखिए जो हाइड्रोजन परमाणु, जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है ना, वो हाइड्रोजन के परमाणु से मतलब 1800 गुना कम होता है। अतः इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लगभग नगण्य माना जाता है। परमाणु नाभिक के बाहरी भाग में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ये नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षा में परिभ्रमण करते हैं और भ्रमण कक्षा का स्वरूप त्रिमितीय होने के कारण कक्षा इस पद के स्थान पर कवच इस पद का उपयोग करते हैं। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा वह जिस कवच में होता है उस पर वो निर्भर होती है। अभी देखो, इलेक्ट्रॉन जिस कवच में होता है उसी कक्षा के ऊपर क्या होता है, उसकी ऊर्जा आधारित होती है। और देखिए वहाँ पे ये कक्षा जो होती है, उसका जो भ्रमण कक्षा त्रिमितीय होता है। इसकी वजह से कक्षा से जो उसका नाम जो है ना, कवच यानी कि सेल रखा गया है। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा वह जिस कवच में होता है, देखिए उसी के हिसाब से वो निर्भर करती है। परमाणु नाभिक के बाहर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या केंद्रक में स्थित प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और परमाणु क्रमांक, ये तीनों चीज़ें देखिए हमेशा समान होती है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। क्या बोला मैंने, प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या और जो परमाणु क्रमांक होता है, वो तीनों संख्याएं कैसी होती है, हमेशा समान होती है। केवल चेंज होता है वो न्यूट्रॉन में ही होता है। अतः विद्युत आवेश का संतुलन होकर परमाणु विद्युत दृष्टि से उदासीन भी वहां पे हो सकता है। अभी आगे देखिए इलेक्ट्रॉन का वितरण। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उन इलेक्ट्रॉन का देखिए वितरण कैसे किया जाता है, उसको अलग अलग कैसे रखा जाता है। देखिए बोर के परमाणु प्रतिकृति के अनुसार इलेक्ट्रॉन देखिए स्थायी कवच में परिभ्रमण करता है और इन कवचों की जो विशिष्ट ऊर्जा होती है, परमाणु नाभिक में सबसे समीप वाले कवच को पहला कवच, उसके बाद वाले कवच को दूसरा कवच। कवचों के क्रमांक के लिए देखो n इस संकेत का उपयोग करते हैं, इसलिए n बराबर 1 2 3 4। इन क्रमांक के अनुसार कवच में देखिए KLMN -- ऐसे संकेत द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता है। और प्रत्येक कवच में देखिए 2n वर्ग इस सूत्र से प्राप्त संख्या के बराबर इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। n का मान बढ़ने पर उस कवच के इलेक्ट्रॉनों की संख्या की ऊर्जा भी देखिए वहाँ पे बनने लगती है। तो स्टूडेंट आपको ध्यान में रखना है, ये KLMN ऐसी 4 कक्षाएं होती है और हर एक कक्षा की क्षमता होती है कि उसमें इलेक्ट्रॉन कितने बैठ सकते हैं, जिसके लिए 2n वर्ग इस सूत्र का इस्तेमाल करके हम लोग उसे निकाल सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे यहाँ पे देखिए 1 दिया गया है, तो 2 गुना 1 करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 हो जाएगा। इसके बाद में फिर अगर यहाँ पे अभी उसके संख्या के हिसाब से हम उसको चेक कर सकते हैं, फिर हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या वहाँ पे मिल जाएगी। ऊपर देखिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान न होने कारण परमाणु का द्रव्यमान मुख्यतः उसके नाभिक में स्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण ही होता है। परमाणु के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की इनकी एकत्रित संख्या को उस तत्व का परमाणु द्रव्यमानांक कहते हैं। ये परिभाषा देखिए, टिक करना है आपको कि परमाणु के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इनकी एकत्रित संख्या से उस तत्व का परमाणु द्रव्यमानांक कहा जाता है। परमाणु द्रव्यमान के लिए देखो ए इस अक्षर द्वारा उसे दर्शाते हैं। ध्यान रखना है, परमाणु द्रव्यमान को कौन से अक्षर से, ए इस अक्षर से दर्शाते हैं। और परमाणु संकेत क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान ये एकत्रित रूप से चिन्ह में दर्शाने की पद्धति नीचे दी गई है। यानी Z जो होता है वो क्या होता है, परमाणु क्रमांक, और A जो होता है वो क्या होता है, उसका परमाणु द्रव्यमान। तो ये उसके हिसाब से देखिए, जो कार्बन है तो उसका Z मीन्स परमाणु क्रमांक 6 है और द्रव्यमान मतलब A मतलब क्या होता है, 12। इस चिन्ह का अर्थ यह है कि कार्बन का परमाणु क्रमांक अर्थात प्रोटॉन संख्या 6 और कार्बन का परमाणु क्रमांक अर्थात वो क्या है, 12 है। इससे स्पष्ट होता है कि देखिए कार्बन के नाभिक में 12 अर्थात 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं। वो यहाँ पे इस ऐसे संकेत द्वारा ध्यान रखना है। ए मीन्स द्रव्यमान और Z मीन्स होता है परमाणु क्रमांक। तो ये जैसा उसमें देखिए सूत्र दिया गया 2n वर्ग, उसी के हिसाब से हमें क्या कर लेना है, उसको भर देना होता है। तो ये K में कितना आएगा, L में कितना आएगा, M में कितना आएगा, N में कितना आएगा, वो वहाँ पे देखिए क्या किया गया है, हमें भरने के लिए बोला गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, भरते हैं उसको। अब इस वीडियो में अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ज़रूर पूछेंगे।